ओ माय गॉड, लिटरली माइंड ब्लोन। मतलब क्या एपिसोड था यार, क्या फिनाले था, मजा आ गया कसम से यार। अपनी सीटों से उछलने का दिल चाह रहा था, ऐसा एपिसोड बनाया था, ये तफरी आ गई। तो आज जैसे कि फ्राइडे आ चुका है और फाइनली इस फ्राइडे का हम काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज वांडाविजन का जो है फिनाले आने वाला था, जिससे हमारी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो हमने र्यूमर सुने थे, जो हम थ्योरीज यहाँ बैठ के बना रहे थे, मुफिस 2 की, नाइटमेयर की, इसकी उसकी, वो सब बर्बाद हो गई। लेकिन हमें यहाँ पे जो भी देखने को मिला उसके बजाय तो वो बहुत अच्छा था। मैं उसकी शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि हमें यहाँ पे जो है बहुत बुरी तरीके से हमारा काट दिया गया है या फिर हमें वो नहीं दिखाया गया जो हम डिजर्व करते थे। बल्कि यहाँ पे जिस तरह से इसको एंड किया गया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आया है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ करने वाला हूँ वांडाविजन के फिनाले का ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक वांडाविजन की सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले जाके सीरीज को देखिएगा और उसके बाद मेरी इस वीडियो ब्रेकडाउन को देखिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पे हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। यानी एग्नेस और वांडा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। एग्नेस ने उसके दोनों बच्चों को पकड़ा हुआ है और वहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वांडा अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और एग्नेस को बोलती है कि तुम जानती हो कि मैं अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन एग्नेस बेसिकली यही चाह रही होती है कि वांडा अपना मैजिक इस्तेमाल करे और हम देखते हैं कि वांडा जैसे ही अपने मैजिक का सबसे पहला ब्लो उसके ऊपर मारती है तो वो वांडा की एनर्जी को उल्टा एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि हमने देखा था एग्नेस की ओरिजिन स्टोरी के अंदर कि किस तरह से उसने बाकी सारी विचेस की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करा था और उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तो अब इस तरह इसका यहाँ पे गोल ये है आज कि उसको वांडा की सारी पावर्स उससे बाहर निकलवानी है, उसकी सारी की सारी शक्ति को उसको एब्जॉर्ब करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वो वांडा की शक्ति को एब्जॉर्ब करना शुरू करती है तो वांडा के हाथ काले होना शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी सड़ने लग जाती है। तो इससे हमें ये अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर जो एग्नेस का प्लान है वो दरअसल ये है कि वांडा की बॉडी से उसका मैजिक छीन के स्कारलेट विच की जो सारी की सारी पावर्स हैं वो अपने अंदर समो ले। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस पूरी की पूरी सीरीज को जितना ज़्यादा स्लो लेके चला गया है, जितना ज़्यादा ग्राउंडेड ये सीरीज थी, आखिरी एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमें जो एक्शन देखने को मिला है, अरे वाह 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 वाह। मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा था कि हम ये कोई टीवी सीरीज देख रहे हैं। इसकी सीजीआई, इसका एक्शन, इसकी हर एक चीज़ एक पूरी पूरी मूवी वाली फील दे रहा था। और इसी तरह हम अगले शॉट में देखते हैं कि जब एग्नेस यहाँ पे वांडा को गिरा देती है, उसके पास उससे वो मारने के लिए आ रही होती है, तो तभी हम देखते हैं कि वांडा सिर्फ अपने 2 उंगलियों के इशारे पे वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी गाड़ी उठा के सीधा एग्नेस को उसमें दे मारती है। तो हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है इस बात से कि यहाँ पे वांडा की पावर्स कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। मतलब वांडा को पहले सिर्फ छोटी सी छोटी चीज़ हिलाने के अपना पूरा का पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर लगाना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर चलाने पड़ते थे। लेकिन अभी सिर्फ खड़े खड़े उसने अपनी 2 उंगलियां घुमाई और गाड़ी घूमते हुए सीधा आई और एग्नेस के अंदर घुस गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वहाँ पे एग्नेस गिर जाती है तो वहाँ पे पीछे से उसको विजन नजर आता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ये विजन जो है वो व्हाइट विजन है। ये वो विजन है जिसको हेवर्ड ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया यहाँ पे आने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वांडा पहले उससे आगे बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है और वो समझती है कि शायद ये रियल विजन है। और हम देखते हैं कि इसी तरह विजन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं विजन हूँ वांडा, और वो उसको आगे पकड़ लेता है। लेकिन वो उसको कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लेता है और उसका स्कल क्रश करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जबरदस्त किस्म की सुपर हीरो एंट्री के साथ विजन वहां पे आता है और इस व्हाइट वाले विजन को अपने साथ घसीटते हुए लेके जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है जबरदस्त किस्म के विजन विजन एक्शन की। और इसी तरह हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ एग्नेस आ चुकी है जो कि स्कारलेट विच से लड़ रही है, मतलब विच वर्सेस विच, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि विजन जो है वो व्हाइट विजन से लड़ रहा है, यानी विजन वर्सेस विजन। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने कहा था कि हमें विच वर्सेस विच और विजन वर्सेस विजन देखने को मिलेगा। और ये फाइट यहाँ पे जो किस तरह से कोरियोग्राफ की गई है, जिस तरह से हमें ऑन डिस्प्ले दिखाई गई है, बहुत ही औसम लग रही है। खासकर विजन वाली जो फाइट थी वो बहुत ही मजेदार लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही जो है वो दोनों एक दूसरे के सेम पावर लेवल के हैं और दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों के पास एक जैसे स्किल्स हैं। तो यहाँ पे इनकी फाइट बहुत ही ज़्यादा औसम लग रही थी स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अलावा हमारी जहाँ पे जो पीटर वाली मिस्ट्री थी वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, कि जैसा कि हमने देखा कि उसने मोनिका रैम्बो को घर के अंदर कैद करके रखा था और अभी भी वो अपनी सुपर स्पीड को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मोनिका रैम्बो पता लगाती है कि दरअसल ये एग्नेस का वही राल्फ है जिसका वो जिक्र इतने टाइम से कर रही है कि उसका एक हस्बैंड है राल्फ, लेकिन उसको आज तक ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है वो उसकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो पता लगा लेती है कि उसके गले में एक नेकलेस होता है जो कि मैजिक से बंधा हुआ होता है, और इसी वजह से राल्फ के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है और वो सिर्फ उसकी कटली पुतली बन के घूम रहा होता है, जिसको स्पेक्ट्रम एक हाथ में लेते ही फौरन तोड़ देती है। यहीं से हमने हेवर्ड के भी कुछ सीन्स देखे जहाँ पे उसका कमीनापन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है और वो जिमी वू के सामने आके भी यही कह रहा है कि जब मैं स्कारलेट विच को मार दूंगा तो दुनिया मुझे सिर्फ उन लोगों में याद रखेगी जिन्होंने इस दुनिया को खतरे से बचाया है, इसकी असलियत कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन जिमी वू वहाँ थोड़ी सी चालाकी करता है अपनी और एक फ़ोन को गाड़ लेता है और उसके बाद वो सीधा अपनी FBI को फ़ोन करता है यहाँ पे फ़ौरन पहुँचने के लिए।
लेकिन यहीं से हमारी स्टोरी आगे प्रोग्रेस होकर वेस्ट व्यू के मेन टाउन के अंदर आती है, जहाँ पे सारी की सारी पब्लिक जमा हुई होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एग्नेस यहाँ पे उसको ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो एक खतरनाक किस्म की बीइंग है और उसको कोई अंदाजा नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली एग्नेस अपनी उसी किताब का इस्तेमाल करती है जिसको हमने उसकी बेसमेंट के अंदर देखा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया था ब्रेकडाउन के अंदर कि ये डार्क होल्ड ही होगी, जबकि बहुत सारे लोग इस पे ये कह रहे थे कि नहीं ये डार्क होल्ड नहीं है, डार्क होल्ड को हम पहले एमसीयू में देख चुके हैं। लेकिन मैं इस बात पे कायम था कि ये डार्क होल्ड ही है। और एग्नेस के मुंह से हमने खुद सुन लिया है कि ये किताब डार्क होल्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो सारे के सारे स्पेल्स पढ़ती है और तभी इतनी ज़्यादा वो पावरफुल हो पाई है। और वो बताती है कि डार्क होल्ड के अंदर ही इस बात का जिक्र किया गया है कि स्कारलेट विच वो पैदा नहीं होगी बल्कि वो फॉर्ज की जाएगी। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा कॉमिक्स से भी मिलती है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी इसी तरह डार्क होल्ड के अंदर स्कारलेट विच के बारे से प्रोफेसी की गई थी कि वो आगे जाके जो है डार्क मैजिक का एक बहुत बड़ा बीकन बनेगी और एल्डर गॉड कीथॉन को वापसी अर्थ के ऊपर लेकर आएगी। और इस एपिसोड के आखिर में जाके ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमिक्स की तरफ जाते हुए नजर भी आ रही हैं, जिनके ऊपर हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई है कि ये किताब जो एग्नेस इस्तेमाल कर रही थी वो डार्क होल्ड ही है। लेकिन यहीं पर स्कारलेट विच उससे कंफ्रंट करते हुए बोलती है कि मैं कोई विच नहीं हूँ, मैं कोई स्पेल्स कास्ट नहीं करती हूँ, ना ही मैंने आज तक किसी से सीखा इसके बारे में, ना ही मैंने चाहा है, बस मैं जो चाहती हूँ वो खुद ब खुद हो जाता है। तो हमें यहाँ पे वांडा की बातों से ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो तो इस बात को मान भी नहीं रही है कि वो स्पेल पढ़ती है, ना ही वो ये मान रही है कि वो विच है। बस वो ये बता रही है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं जिनको मैं सोचती हूँ और वो वैसे हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी पावर है जिसको हम ऑलरेडी मैंने अपने पिछले ब्रेकडाउन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था कि किसी रियलिटी को बैंड कर देना या किसी रियलिटी के अंदर कोई चीज़ क्रिएट कर देना, ये गॉड लेवल पावर होती है। इस तरह की शक्तियाँ सिर्फ गॉड के पास होती है जो इंसान बना सकता है। लेकिन अगर एक इंसान के पास ऐसी शक्ति आ जाए कि वो थिन एयर से कोई चीज़ बना ले तो वो बहुत ही इनक्रेडिबल पावर है, जिसका हमें अंदाज़ा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्नेस जो है वहाँ पे वेस्ट के जितने भी सारे के सारे लोग होते हैं उनका माइंड क्लियर कर देती है। मतलब जिस तरह विजन ने पहले किया था अपने दोस्त का, उसी तरह सबका माइंड साफ हो चुका है और सब उससे भीख मांग रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलने नहीं दे सकती हो तो तुम हमें जान से मार दो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रह सकते, उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये सब देख के हम देख रहे हैं कि स्कारलेट विच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम जैसा कि पहले समझ रहे थे कि स्कारलेट विच ने उनकी विल के खिलाफ यहाँ पे कैद किया हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से स्कारलेट विच को इस बारे में पता ही नहीं था कि ये सारे लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ में, वरना वो शायद पहले ही वेस्ट व्यू का काम तमाम कर देती। लेकिन हम देखते हैं कि स्कारलेट विच यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि वो वेस्ट व्यू को अगर ख़त्म कर देगी तो विजन उसके बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों का दर्द वो ये सहन नहीं कर पा रही होती है। तो वो एक काम करती है कि वहाँ पे जो है वेस्ट व्यू के अंदर एक बैरियर खोल देती है, जिसके ज़रिए वो सब लोगों को बोलती है कि यहाँ से फ़ौरन बाहर निकल जाएँ। और उसी मूवमेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पे हेवर्ड जो है अपने मिलिट्री फोर्सेस को लेके कुछ गाड़ियों को लेके सीधा वेस्ट व्यू के अंदर घुस जाता है। और वहीं से हम देखते हैं कि जब ये बैरियर खुला हुआ होता है रियलिटी का, तो विजन भी जो है वो वापस टूटने लग जाता है और उसके बच्चे वो भी बिखरने लग जाते हैं। तो हम तभी देखते हैं कि स्कारलेट विच जब देखती है कि उसके बच्चे वापसी जो है इस रियलिटी के अंदर शेटर हो रहे हैं, विजन टूट रहा है, तो वो उस रियलिटी बैरियर को दोबारा से क्लोज कर देती है। और जैसे ही वो रियलिटी बैरियर क्लोज करती है तो विजन और उसके बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि इस रियलिटी बैरियर के बाहर उसके बच्चे और विजन का कोई वजूद ही नहीं है। जब तक वो इस रियलिटी बैरियर के अंदर मौजूद हैं तब तक वो जिंदा हैं, तब तक वो चल फिर रहे हैं। जैसे ये रियलिटी खत्म होगी, चुटकी बजाते ही उनके बच्चे भी और विजन दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट शॉट हमें नजर आता है, जहां हम देखते हैं कि वांडा विजन और उसके दोनों बच्चे बीच में खड़े हुए हैं और एक तरफ वहां पे आ गया था हार्कनेस और दूसरी तरफ व्हाइट विजन खड़ा है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि अब हेवर्ड की मिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे आ चुकी हैं। और हम वहीं पे देखते हैं कि विजन जो है वो व्हाइट विजन से लड़ने में लग जाता है और वांडा अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों तुम लोग मिलिट्री को हैंडल कर लेना। और यहाँ से एक बहुत ज़्यादा औसम फीलिंग आ रही होती है जिस तरह वांडा वहाँ से बोल के एग्नेस के पीछे जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बिली और टॉमी जो होते हैं वो ज़बरदस्त तरीके से मिलिट्री के लोगों को नचा के रख देते हैं। और यहाँ से हमें फुल क्विकसिल्वर वाली वाइब्स आ रही थी। और यहीं से अगर हम शिफ्ट हुए विजन वाली फाइट के ऊपर, तो वहाँ पे वो व्हाइट विजन से लड़ रहा होता है, लेकिन उसको कुछ बताने की भी कोशिश कर रहा होता है और से ये पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि मेरे प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज़ को कोड किया गया कि मुझे विजन को ख़त्म करना है। लेकिन जब विजन उससे बातचीत करने लगता है तो वहाँ पे वो विजन भी क्वेश्चन करता है उससे और कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में और बताओ, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक सेंटिएंट रोबोट अभी भी है। भले ही हेवर्ड ने उसको कोई कमांड दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसकी अपनी सोच अभी भी वो मौजूद है। तो इसलिए जब विजन ने उसके सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी तो उसने उसके ऊपर सवाल उठाया और आर्गूमेंट्स करना शुरू करे। और इसी तरह विजन ने उसको एक बहुत बड़ी सी पहेली दे दी, जो कि दरअसल एक ग्रीक मिथोलॉजी का यहाँ पे पूरा रेफरेंस है, जहाँ पे थीसियस के जहाज का जिक्र किया गया है। और उसमें ये बताया जा रहा था कि अगर उसके जहाज की एक लकड़ी जो है उसमें जंग लग जाए या उसको सड़ जाए तो उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, और जब वो लकड़ी वहाँ से निकल जाएगी तो वो जहाज नहीं कहलाएगा। लेकिन जब वहीं पे उस जहाज के अंदर उस लकड़ी की जगह कोई दूसरी लकड़ी ले जाएगा तो वो जहाज दोबारा से एक जहाज बन जाएगा। तो यहाँ पे इस सारी की सारी पहेली का मकसद ये था कि विजन ये बताना चाह रहा है कि उसके पास सारी के सारी विजन की पावर है और वो उस रियलिटी बैरियर से बाहर जिंदा रह सकता है। बस उसके पास जो नहीं है वो एक माइंड स्टोन नहीं है और उसकी मेमोरीज नहीं है। तो वहीं पे विजन बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा मौजूद है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बस उन लोगों ने उसको तुमसे छुपा के रखा हुआ है और तुम्हें सिर्फ एक सेंटिएंट वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो वहीं पे जो वाइट विजन होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मेरी मेमोरीज को अनलॉक करो। और वहीं पे हम देखते हैं कि विजन जो है अपने माइंड स्टोन की मदद से उसकी सारी की सारी मेमोरीज को अनलॉक कर देता है। तो एक तरह से यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे विजन 2.0 बन चुका है। अब वो जो है पूरा का पूरा विजन बन चुका है, उसके पास विजन की मेमोरीज वगैरह सब आ गई हैं, उसकी पावर्स तो पहले से ही थी। लेकिन हाँ, इमोशंस के हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उसके पास विजन के इमोशंस हैं कि नहीं, वो हमें बाद में दिखाया जाएगा, जैसा कि सीरीज में हमें इसके बारे में और बताया नहीं गया। तो यहाँ से विजन वाली फाइट तो एक तरफ हो गई। तो इस तरह हम यहाँ से अब अपनी बिली और टॉमी की फाइट पर आते हैं, जहाँ पे वो मिलिट्री वालों से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, उनको डिसार्म कर देते हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हेवर्ड अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उन दोनों बच्चों को बुलेट से मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो गोली चलाता है तो अचानक बीच में मोनिका रैम्बो आ जाती है और वहाँ पे हमें मोनिका रैम्बो की पावर्स को दिखाई गया कि किस तरह से उसके जिस्म के आर पार बुलेट जाती हैं लेकिन उसको कुछ उखाड़ नहीं पाती हैं। और वहाँ पे बिली भी हवा के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बुलेट्स को रोकता है। अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हमें उसको ना उड़ते हुए दिखाई गया है, ना भागते हुए दिखाई गया है, ना कुछ करते हुए दिखाई गया है। बस ये दिखाई गया कि उसने बुलेट्स को डॉज कर दिया और उसको उससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसका सारा का सारा मकसद यही है कि मोनिका रैम्बो की कहानी को आगे जाके एक्सप्लोर किया जाएगा सीक्रेट इन्वेजन की जो सीरीज आने वाली उसके अंदर, या तो सीधा कैप्टन मार्वल 2 के अंदर उनके कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। वहीं पर अगर हम शिफ्ट हो स्कारलेट विच और एग्नेस की फाइट के अंदर, तो वहाँ पे स्कारलेट विच जो है वहाँ से गायब हो जाती है अचानक और उसके ऊपर वही माइंड ट्रिक खेलने की कोशिश करती है जो उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर एवेंजर्स की टीम के साथ करी थी। और यहाँ पे जिस तरह से वो चलते हुए आती है एग्नेस की तरफ और जिस तरह उसके दिमाग के अंदर वो फियर डालती है, सेम पूरी की पूरी जो है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली वाइब यहाँ पे आ रही थी। और हम देखते हैं कि एग्नेस का सबसे खतरनाक फियर वही होता है जब उसके कविन ने उसको जान से मारा था। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल इस फियर के अंदर वहाँ पे एग्नेस जो है अपने फियर के ऊपर काबू पाके बल्कि उसको ही वांडा के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और वहाँ पे जो विचेस होती है वो वांडा के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जब वांडा को पकड़ लेती है तो एग्नेस उससे एक बात बोलती है कि तुम मुझे अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर्स दे दो, उसको सरेंडर कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा वेस्ट को यहीं पे रहने दूंगी और विजन और तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, बस तुम मुझे अपनी पावर दे दो और सबके बारे में मैं भूल जाऊंगी जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वांडा वहाँ पे उसके नाइटमेयर से बाहर निकलती है जबरदस्त किस्म के ब्लो को मारते हुए। और वहीं पे वांडा हम देखते हैं कि रियलिटी के अंदर वो कह रही होती है कि ठीक है तुम्हें मेरी पावर चाहिए तो मेरी पावर्स ले लो, अपने पावर के जो ब्लास्ट होते हैं उसको मार रही होती है यहाँ वहाँ, और उसमें से कुछ जो एग्नेस को लग रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन बाकी वो यहाँ वहाँ मिस हो रहे होते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एग्नेस यहाँ पे वांडा की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और उसकी सारी पावर्स अब उसके अंदर आ चुकी हैं। लेकिन जब अपना फाइनल ब्लो मार रही होती है स्कारलेट विच की इस रियलिटी को खत्म करने के लिए और सब कुछ एंड करने के लिए, तभी उसकी मैजिकल पावर्स काम करना बंद कर देती हैं। तो हमें वहाँ पे दरअसल ये बताती है स्कारलेट विच कि उसने जो अपने ब्लास्ट को यहाँ वहाँ मारा था इस रियलिटी के अंदर, उसने उसी तरह से मैजिकल रूइंस को कायम कर दिया था इस पूरे के पूरे बैरियर के अंदर, जिस तरह से एग्नेस ने अपने उस बेसमेंट के अंदर रूइंस को बनाया हुआ था जहाँ पे वांडा की पावर्स नहीं चल रही थी। तो वांडा ने बेसिकली उसी का लेसन उसी के ऊपर चला दिया और उसने वहाँ पे वो मैजिकल रूइंस बना दिए, जिसकी वजह से अब एग्नेस की शक्तियाँ वहाँ पे काम नहीं कर सकती हैं जब तक वो उस बैरियर के अंदर है। और लिटरली वो बैरियर एक पूरे के पूरे टाउन के साइज के जितना है। अगर एग्नेस भागना भी शुरू करेगी तो शायद उसको 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि वांडा फाइनली अपनी यहाँ पे सारी की सारी पावर्स को अनलॉक करती है। वो विजन जो उसने माइंड स्टोन के अंदर देखा था वो आज सच होने जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वांडा वहाँ से वापसी अपनी पावर्स को एग्नेस की बॉडी के अंदर से खींचती है सारी की सारी, और फाइनली वो जबरदस्त तरीके से अपने स्कारलेट विच वाले रूप में आ चुकी है। आई मीन ओ माई गॉड, यहाँ पे वांडा का जो कॉस्ट्यूम है बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट, और क्या लग रही है एलिजाबेथ ओल्सन इस कॉस्ट्यूम के अंदर कहना ही पड़ेगा। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्कारलेट विच अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आ चुकी है, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहीं पे अब आप सब पूछेंगे कि एग्नेस का क्या हुआ। तो एग्नेस को बेसिकली उसने जो है इसी पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर उसी तरह से चेंज कर दिया जिस तरह से वो इस रियलिटी के अंदर घुस कर आई थी, मतलब एक नॉजी नेबर की तरह, और वो उसको यहीं पे इसी तरह माइंड स्टेट के अंदर रखने वाली है। और बेसिकली उसकी सज़ा जो है किसी पिंजरे के अंदर कैद नहीं, बल्कि उसके दिमाग को कैद कर दिया गया है एक पिंजरे के अंदर, और वो उसी के अंदर एक लूप में चलती रहेगी। और वांडा ने उसे ये भी कहा है कि वो उसको आगे बार बार यहाँ पे देखेगी इस वेस्ट व्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पे एग्नेस ने जाने से पहले ये बात कही थी कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने किस चीज़ को अनलीश कर दिया है, तुम्हें आगे जाके मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब उसने ऐसा ये क्यों कहा था ये मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि बेसिकली वांडा इस बात का फैसला करती है कि वो इस वेस्ट व्यू की रियलिटी को ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसने यहाँ पे जो किया है उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वांडा, विजन और उसके बच्चे घर में आते हैं और अपने नॉर्मल रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पे वांडा अपने बच्चों को सुलाती है और लिविंग रूम के अंदर आ जाती है विजन के साथ। तो बेसिकली वांडा यहाँ पे अपने बच्चों से गुड बाय कहती है और विजन से भी आखिरी बार गुड बाय कहती है। लेकिन यहाँ पे जो ये सीन दिखाया गया वांडा और विजन के दरमियान, उसकी फीलिंग्स वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था और यहाँ पे विजन के आंसू तक निकल आते हैं। तो इस बात से मैं अंदाजा हो रहा था कि विजन सच में वांडा से बहुत प्यार करता है और वांडा ने भी ये सब उसके प्यार में ही आके किया था। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस उसके दिल के जो जज्बात थे वो उसकी पावर्स की वजह से वो बाहर आ गए। और देखते हैं हम जब ये सारी की सारी रियलिटी बबल खत्म होता है
तो वांडा ठीक उसी जगह के ऊपर खड़ी होती है जहाँ से ये सारी की सारी कांड शुरू हुए थे, मतलब उसी प्लॉट के ऊपर जो कि विजन ने उसके लिए बुक किया। और वांडा वापसी अपने उसी कपड़ों में आ चुकी है जहाँ से इस सब की उसने शुरुआत करी थी। और जब वो वेस्टव्यू की टाउन की तरफ आगे जाके चलते हुए जा रही होती है तो वहाँ के सारे लोगों की मेमोरीज उनके पास मौजूद हैं। वो जानते हैं कि वांडा ने उनके साथ क्या किया था और वो उसको अजीब गरीब नज़रों से देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे मोनिका रैम्बो आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किस चीज़ को सेक्रीफाइस करा है। अगर मेरे पास ऐसी पावर्स होती तो शायद मैं भी अपनी माँ को जिंदा कर देती। और हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ रहे होते हैं तो वांडा अपना अपीयरेंस दोबारा से चेंज करती है स्कारलेट विच वाले कॉस्ट्यूम के अंदर। और यहाँ पे जो उन्होंने ये हुडी वाला लुक दिया है, क्या बताऊँ यार, बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट, और उसमें क्या लग रही है एलिजाबेथ ओल्सन, यार मानना ही पड़ेगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ उड़ते हुए यहाँ से दूर चले जाती है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस एपिसोड के आखिर में हमारे पास 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स मौजूद थे। तो पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम मोनिका रैम्बो को देखते हैं जहाँ पे एक FBI एजेंट आती है उससे और कहती है कि तुम्हें कुछ लोग थिएटर के अंदर बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। और हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो उस एजेंट के साथ थिएटर के अंदर आती है और देखती है कि यहाँ पे शायद कोई बैठा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बैठा होता है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे वो जो एजेंट होती है वो यहाँ पे उसके सामने आती है और अपनी असली फॉर्म को रिवील करती है। और हमें पता चलता है कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि एक स्क्रल है। और आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वो बताती है मोनिका रैम्बो को कि तुम्हें वो बुला रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो सीधा ऊपर की तरफ इशारा करती है। तो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इशारा किसकी तरफ था, तो बेसिकली यहाँ पे निक फ्यूरी की तरफ इशारा किया जा रहा है। निक फ्यूरी शायद ऊपर से बैठ के सारा का सारा कांड देख रहे थे और अब उन्होंने जैसा कि देखा कि मोनिका रैम्बो के पास पावर आ चुकी है और वो कुछ अलग कर सकती है, तो निक फ्यूरी ने उसको फौरन अपने पास सॉर्ड के स्पेस स्टेशन में बुला लिया है, जिसको हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा था। तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ से ये सारी की सारी कहानी मिलने के जाने वाली है सीक्रेट इन्वेजन की टीवी सीरीज और कैप्टन मार्वल 2 के साथ जाके कनेक्ट होगी। इसके बाद फाइनली जो हमारे पास आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, जहां हम देखते हैं कि एक अजीबोगरीब पहाड़ी जैसी जगह पे जहाँ पे हर तरफ समंदर और पहाड़ी मौजूद हैं और जंगल हैं, वहाँ पे स्कारलेट विच अकेले एक घर के अंदर रह रही है। अब पहली बार जब मैंने इस पहाड़ और इस लोकेशन को देखा तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हमने वुल्वरीन के अंदर कनाडा वाली लोकेशन देखी थी जहाँ लोगन रहा करता था। तो मैं समझा शायद कोई म्यूटेंट का चक्कर होगा, यहाँ पे शायद कुछ दिखाने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल स्कारलेट विच अपने घर के अंदर रह रही होती है और बिल्कुल अकेली है। लेकिन यहाँ पे जो मज़ेदार बात है वो ये है जब स्कारलेट विच बाहर बैठी हुई होती है और जब वो अंदर जा रही होती है तो उसके साथ हमारा कैमरा भी जो है उसके घर के अंदर जा रहा होता है। और उसका जो घर का सबसे आखिरी रूम होता है वहाँ पे देखते हैं कि एक स्कारलेट विच बाहर जो चाय वाय पी रही है और नॉर्मल लाइफ गुजार रही है, लेकिन एक शेडोज के अंदर स्कारलेट विच बैठी हुई है जो कि अपने स्कारलेट विच वाले कॉस्ट्यूम के अंदर है। और वो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से जो है डार्क होल्ड को स्टडी करना उसने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे वो बिल्कुल वैसे ही बैठी है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्टल फॉर्म में आके बुक्स वगैरह को स्टडी किया करते थे। तो यहाँ से हमारे सामने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कारलेट विच डार्क होल्ड को पढ़ रही होती है, स्टडी कर रही होती है, और अचानक उसको बिली और टॉमी की आवाज़ आती है कि मॉम हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और अगले पल वहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या? तो अब आगे जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का धमाका होने वाला है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपको पिछले एपिसोड से चिल्ला के कह रहा हूँ कि डार्क होल्ड जो है वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की किताब है जो कि सीधा का सीधा जाके मिलती है एक एल्डर गॉड किथॉन से। और किथॉन एक एल्डर गॉड है जिसने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर डार्क मैजिक को बेसिकली बनाया है। जितना भी डार्क मैजिक है वो उसका मास्टर है, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो इस यूनिवर्स के अंदर नहीं है बल्कि रियल के अंदर छुप के रह रहा है। और वो अपनी डार्क होल्ड पीछे इसीलिए छोड़ के गया था ताकि उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले आए, उस किताब को पढ़ें और किथॉन को वापसी इस रियल के अंदर लेकर आएँ। तो अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एग्नेस इस बात के बारे में कह रही थी कि उसको कोई अंदाजा नहीं उसने क्या अनलीश कर दिया है। तो उसका मकसद बेसिकली ये था कि स्कारलेट विच के बारे में डार्क होल्ड के अंदर लिखा गया था कि वो इस दुनिया के अंदर आएगी और हर तरफ केओस फैला देगी। अब वांडा इस बात को चाहे या ना चाहे, लेकिन वो स्कारलेट विच अब बन चुकी है और वो केओस को इस दुनिया में लेकर आएगी, और ये वो विलिंगली करे या अनविलिंगली करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो ये सब करेगी अपने बच्चों के खातिर, क्योंकि हमने देखा कि जब वो डार्क होल्ड को स्टडी कर रही है तो उसको अपने बच्चों की आवाज़ आती है और अचानक वो चौंक जाती है। तो हम यहाँ पे दरअसल ये देखेंगे कि वांडा के जैसा कि अब बच्चे खत्म हो चुके हैं तो वो अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करेगी कि अपने बच्चे बिली और टॉमी को इस रियलिटी के अंदर लेकर आए, और उनको इस रियलिटी में लाने के लिए ही वो डार्क होल्ड का इस्तेमाल करेगी और गलत मैजिक्स करेगी, जिसकी वजह से इस पूरी की पूरी कॉस्मोस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हमने एग्नेस को इस एपिसोड में ये भी कहते हुए सुना है कि स्कारलेट विच जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ से ये एक बहुत ही बड़ी रेवलेशन है। तो इसी तरह यहाँ से ये सारे के सारे इवेंट जाके कनेक्ट होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहाँ पे वांडा जो है डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके सारी की सारी रियलिटी को बर्बाद कर देगी, हर तरफ केओस फैल जाएगी और मल्टीवर्सेस के अंदर उथल पुथल मच जाएगी, कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वांडा के पास आएंगे, उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर वांडा जो है पहले आधे हाफ के अंदर एज अ विलन हमें नजर आने वाली है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स की मदद लेंगे उससे लड़ने के लिए, और आखिर में जाके इस मूवी का कोई और विलन होगा जैसा कि नाइटमेयर या कोई और तब जाके वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर दोनों से एक साथ लड़ेंगे।
लेकिन यहाँ से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वांडा हमें जब कभी भी आगे जाके देखने वाली है तो वो एक ईविल फॉर्म में दिखेगी, बल्कि वो वांडा नहीं दिखेगी जिसको हमने इस सीरीज़ के आखिर में छोड़ा था। आगे के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्कारलेट विच के कैरेक्टर से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब कॉमिक्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जब वांडा के बच्चे को उससे छीन लिया गया था तो उनको लाने के लिए ही अवेंजर्स डिसअसेंबल का इवेंट हुआ था, जिसके अंदर उसने अपने केओस मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अवेंजर्स की जान भी ले ली थी और पूरी दुनिया के अंदर हंगामे शुरू कर दिए थे, जिसको इंटरफेयर करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं। और उसके बाद ये सारी की सारी खिचड़ी जो पकती है वो हाउस ऑफ एम के इवेंट में जाके पकती है, जहाँ पे वांडा पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अपनी रियलिटी को चेंज कर देती है। सिर्फ एक बबल नहीं बल्कि पूरी रियलिटी चेंज कर देती है और बहुत कुछ होता है उस कॉमिक्स के अंदर। अगर आप वो कॉमिक पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बस आपको शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि स्कारलेट विच जो है अब एमसीयू के अंदर एक खतरनाक किस्म का थ्रेट बन के हमारे सामने ज़रूर आएगी। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि वो वाइट विजन आखिरकार गया कहाँ। तो वाइट विजन को जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो उसके पास उसकी सारी डेटा, उसकी मेमोरीज आ चुकी थी, मतलब वो विजन बन चुका है बेसिकली। लेकिन वो यहाँ से कहाँ गया इसके बारे में कोई नहीं जानता है। मे बी पॉसिबल कि वो टोनी स्टार्क को ढूंढने के लिए या ब्रूस बैनर के पास गया हो ताकि उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सके। तो ये चीज़ें भी हम आगे जाके देखेंगे कि अब हमें विजन कौन से सीरीज़ में और कहाँ नजर आता है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी की पूरी सीरीज़ का वो ये है कि आखिरकार वो गटर वाला आदमी गया कहाँ, जिसको एपिसोड 2 के अंदर वांडा की रियलिटी के अंदर भेजा गया था। तो ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड रह गया और उसके बारे में किसी ने कोई जिक्र तक नहीं करा। बेचारा यार, वो गया तो गया कहाँ, उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसके बारे में तो किसी को परवाह ही नहीं है यार। खैर, ऑल इन ऑल जैसा कि आज हमारा फिनाले है तो मैं इस सीरीज़ को रिव्यू भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ एक बहुत ज़्यादा ऑसम सीरीज़ थी और इसके अंदर हमने जो उसकी कास्ट देखी है, उसकी एक्टिंग देखी है, वो लाजवाब थी। खासकर एलिजाबेथ ओल्सन को मैं बहुत ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगा इस सीरीज़ के लिए। उन्होंने जो एक्सप्रेशंस दिए, उनकी जो एक्टिंग थी इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर, उन्होंने जान डाल के रख दी। साथ ही साथ कैथरीन हान के कैरेक्टर एग्नेस और पॉल बेटनी के जो विजन है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर एक्टिंग करी है। तो ये तीन जो कैरेक्टर थे, ये ऐसे कैरेक्टर थे कि जब ये स्क्रीन आते थे तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डायलॉग डिलीवरीज वगैरह बहुत ही प्रोफेशनल लग रही थी। तो इन तीनों को मैं बहुत ज़्यादा प्रेज करना चाहूँगा इस पूरी की पूरी सीरीज़ को इतनी ऑसम सीरीज़ बनाने के लिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ये सीरीज़ कैसी लगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एमसीयू के अंदर अब तक हमने जो कुछ भी देखा है ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, कूल था, मिस्टिकल था और थोड़ा बहुत हॉरर भी था। और आगे जाके ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ को खोल रहा है। तो मैं इसलिए सॉलिड इस सीरीज़ को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मतलब इस सीरीज़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे बुरा लगा हो। मैंने जिन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे वो चीज़ें भी दिखाई गई हैं। मैंने वांडा की हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं बोला था एमसीयू वालों से कि हमें दिखाओ कि उसको पावर्स किस तरह से मिली है। हम जानते थे कि उसको माइंड स्टोन से पावर मिली और बस इतना काफ़ी था, लेकिन हमें वो चीज़ भी दिखाई गई और हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आया। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कैमियो का इंतजार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनी हुई थी मुफिस्टो की, नाइटमेयर की, न जाने हमने मुफिस्टो को कहाँ कहाँ इमेजिन कर लिया था, वो सारी हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी जो हूँ मार्वल वालों से गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से सीरीज़ का एंड करा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मेरी नज़र में ये वेल डिजर्व सीरीज़ है। इसको 10 आउट ऑफ 10 मिलनी ही चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करी हैं चीज़ें जो आपको पसंद भी आई होंगी। तो आप लोग भी मुझे अपनी थ्योरीज वगैरह जो है कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में मैं कि वांडा विजन की सीरीज़ के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ, डार्क होल्ड या एल्डर गॉड्स वगैरह के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे पहले कि मैं डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अपने चैनल के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ऐसे ही बढ़ा लूँ। और हाँ, अगर अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फ़ौरन से फॉलो कर लो। खासकर इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ और आप लोगों के मैसेजेस के जवाब भी मैं वहीं पे दे रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।